हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज इक्विलिब्रियम। Now first of all, what is equilibrium? Equilibrium is a state is said to be in equilibrium. A state is said to be in equilibrium. अब ये ध्यान रखना, equilibrium is a state, not a substance. If its observable properties, वैसी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व की जा सकें, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक pressure, temperature, concentration, color, etc. do not changes with passage of time. Do not changes with पैसेज ऑफ टाइम। अगर समय के साथ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं तब उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। When there is no change in observable properties like concentration, temperature and pressure, then that state is called equilibrium. At equilibrium, two opposing process, इक्विलिब्रियम के दौरान हमेशा दो अपोजिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती हैं with same speed. Two opposing process proceed with same rate. At equilibrium, two opposing process proceeds with same rate. प्रोसेस दोनों अपोजिंग होगी लेकिन इक्वल रेट से होती है, इसलिए हमें कंसंट्रेशन वगैरह में कोई चेंज या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ऑब्जर्व हम नहीं कर पाते, बिकॉज टू अपोजिंग प्रोसेस दैट प्रोसीड विद इक्वल रेट. So equilibrium, it is a state at which observable properties do not change with passage of time. At equilibrium, two opposing process proceeds with same rate. एग्जाम्पल हाँ आगे हम लेंगे, इसमें और क्लियर आपको हो जाएगा. तो आपके there is two types of equilibrium. One is physical equilibrium and chemical. Second is chemical equilibrium. So first physical equilibrium. जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया कि इक्विलिब्रियम पर टू अपोजिंग प्रोसेस, एट इक्विलिब्रियम टू अपोजिंग प्रोसेस कंटिन्यू एट सेम रेट. इफ दीज टू अपोजिंग प्रोसेस आर ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट, when two opposing process in equilibrium, two opposing process in equilibrium involves only change in physical state. अगर दो अपोजिंग प्रोसेस जो हो रही हैं इक्विलिब्रियम पर चेंज इन फिजिकल स्टेट है, देन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम. then it is called physical equilibrium. For example, solid change into liquid and at the same time liquid change into solid. So there is
an equilibrium between solid and liquid. Solid is changing into liquid, and at the same time, at same rate, same amount of liquid change into solid. So amount of solid as well as liquid will not change. 10 सेकंड में अगर 5 ग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो 10 सेकंड में 5 ग्राम लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विल रिमेन सेम, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, और इट इज कॉल्ड solid liquid equilibrium. When solid and liquid state coexist मतलब exist together. सॉलिड और लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और उनकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. इस तरह से हमारा लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम भी हो सकता है. अगर एक कंटेनर में देयर इज ए लिक्विड एंड दिस लिक्विड गेट इवेपोरेट, so there will be state when liquid evaporate at the same rate at which vapors condense into liquid. तो दो अपोजिंग प्रोसेस हैं, liquid change into vapors and vapors change into liquid at same rate. So amount of liquid and amount of vapors do not change with passage of time. So that is liquid vapor equilibrium. Similarly सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी हो सकता है सब्लिमेशन के दौरान. सो दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रियम इन विच देयर इज ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट. इससे अलग फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपका सॉलिड लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड आल्सो. फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड या गैसेस, सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड. सॉलिड या लिक्विड को सॉलिड या गैसेस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब उनके बीच में भी एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पहले सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस. सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. सपोज कीजिए if we take water and place sugar crystals in water, so after some time sugar will dissolve. In water. Let it is, these are sugar molecules. So sugar will dissolve in water and it will continue dissolving till saturated solution is not formed. एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद, सपोज कीजिए आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, दिस इज वाटर एंड दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मीन्स नो मोर शुगर इज कैन बी डिसॉल्व इन इट. नाउ ये शुगर डिसॉल्व हो चुकी है. अब इस शुगर में अगर आप और क्रिस्टल्स रख देते हैं शुगर के, नाउ इट डज नॉट मीन दैट शुगर इज नॉट डिसॉल्विंग. शुगर विल dissolve now, but already dissolved sugar will also get precipitate, and the amount of sugar dissolved per second will be equal to amount of sugar precipitated per second. क्योंकि जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब आपका बन जाता है उसमें जो शुगर डिसॉल्व होती है और जो ऑलरेडी डिसॉल्व शुगर वो प्रेसिपिटेट होती है, वो सेम रेट पर होती है. मतलब डिसोल्यूशन इज कंटिन्यूस इवन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट अलोंग विद डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन आल्सो ऑकर्स. शुगर डिसॉल्व होती रहेगी और जो डिसॉल्व शुगर है वो प्रेसिपिटेट होती रहेगी और दोनों की रेट सेम हो जाती है. दैट इज अवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Dissolution of solid and liquid, and similarly dissolution of gases in liquid.
gases also dissolve in liquid, and you have an example of soft drinks like या पेप्सी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आपकी आती हैं वो सभी के सभी आपकी एग्जाम्पल होते हैं जिसमें गैसेस आर डिजोल्व इन लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, कोक है, ड्यू है, इन सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व की जाती है। एंड दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब जहाँ तक बात सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड की आती है तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तो हेनरीज लॉ क्या है? अमाउंट ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to vapor pressure of that gas present above the liquid। किसी लिक्विड में कोई गैस कितनी डिजोल्व है डिपेंड करता है कि उस लिक्विड के ऊपर उस गैस का प्रेशर क्या है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ओपन करते हैं उसमें से गैस निकलती है। अभी हमने बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की सोल्युबिलिटी है वाटर में बहुत कम होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी dissolved in water at 1 atmospheric pressure। solubility बहुत कम है, तो large amount of carbon dioxide can be dissolved only and only when pressure of carbon dioxide is increased at the surface। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व हो सकेगी। और यही कारण होता है कि जो हमारी पेप्सी वगैरह है उसमें ऊपर कुछ जगह है, कुछ स्पेस खाली छोड़कर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप कर दी जाती है। ये आपके यहाँ पर इस स्पेस में जो मैंने ग्रीन कलर का स्पेस दिखाया है, यहाँ पर हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप कर दी जाती है। जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिजोल्व इन लिक्विड। तो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे डिजोल्व की जाती है। जैसे हम बोतल को ओपन करते हैं, बोतल आप ओपन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी कम होगी। दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट अनडिजोल्व्ड एंड अलोंग विद इट आल्सो ब्रिंग्स आउट लिक्विड। अगर आप एकदम प्रेशर कम कर देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लिक्विड के ऊपर हमने स्टोर कर रखी थी इस एरिया में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हो गया तो जो ऑलरेडी डिजोल्व गैस थी वो बाहर आ जाती है क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और जब लिक्विड वो गैस जो डिजोल्व गैस थी वो अगर बाहर आती है तो वो अपने साथ लिक्विड को भी बाहर लेकर आ जाती है। और यही कारण है कि जब कई बार हम बोतल खोलते हैं एकदम तो एकदम इट विल फिजेज आउट या इट विल स्पिल्स ओवर, एकदम लिक्विड बाहर निकल आता है उसका रीज़न यही है कि as we open the cold drink bottles suddenly or at room temperature, pressure of the gas decrease and hence solubility of gas decreases, and due to the decrease of solubility already dissolved gas comes out and along with it liquid also spills over। तो कुल मिलाकर हमारा हेनरीज लॉ है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अनदर डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन is proportional to is directly proportional to
partial pressure of the gas above the liquid. Partial pressure of gas above the liquid. लिक्विड के ऊपर गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है, कितना प्रेशर है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा. मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, या वी कैन से प्रोपोर्शनल प्रेशर इज गैस इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, या प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, वेयर KH is Henry's constant. Henry's constant, and this Henry's constant depend on the nature of gas. It has different values for different gases. Higher the value of KH, less will be solubility. ये चीज़ जानना, किसी एक पार्टिकुलर प्रेशर पे गैस की सोल्यूबिलिटी, पार्टिकुलर प्रेशर मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दे कि 1 एटमॉस्फेरिक पर गैस की सोल्यूबिलिटी क्या है, तो दैट विल डिपेंड ऑन KH. KH ज़्यादा होगा, X की वैल्यू कम हो जाएगी. प्रेशर हमने कांस्टेंट रख दिया, फिक्स कर दिया, तो KH की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो X की वैल्यू कम हो जाएगी. X की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो KH की वैल्यू आपकी KH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. X ज़्यादा होगा तो KH की वैल्यू कम होगी, और ये कहोगे KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो X की वैल्यू कम होगी. मतलब सोल्यूबिलिटी KH इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर हम किसी पार्टिकुलर प्रेशर की बात अगर करते हैं तो. अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. A straight line is obtained, intercept is 0 and slope is equal to KH. Higher the value of KH, less will be solubility. Higher the value of KH, less will be solubility. KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी. अगर ग्राफिकली हम अगर देखते हैं, अगर दो डिफरेंट गैसेस, गैस A और गैस B, अगर इन दो गैसेस में देखें हम, तो A का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ऑफ गैस A एंड दिस इज द स्लोप ऑफ गैस B. A का स्लोप ज़्यादा है तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी. वैसे भी आप देख सकते हैं कि एट ए पार्टिकुलर प्रेशर, लेट दिस इज द प्रेशर, एट दिस प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी XA and the mole fraction of B will be XB. Here is mole fraction on the x-axis. तो B का मोल, किसी भी एक पार्टिकुलर प्रेशर पे B का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब B की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है. स्लोप A का ज़्यादा था तो सोल्यूबिलिटी B की ज़्यादा. एंड हेयर स्लोप रिप्रेजेंट्स KH. स्लोप रिप्रेजेंट्स KH. So this is our Henry's law related with the solubility of gases in liquid. Now, what are the limitations of Henry's law? Limitations of Henry's law. It is applicable only at low pressure and high temperature. Second, molecule of gas should not associate. Molecules of gas should not associate or dissociate under ideal conditions. Third, the gas should not react. The gas should not react chemically with solvent.
गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे, गैस मॉलिक्यूल्स एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो सॉल्वेंट में, और तीसरा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इन्हीं कंडीशंस में आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, पहली एप्लीकेशन हमने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि लिक्विड जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब हेनरीज लॉ को ही अप्लाई किया जाता है। तो टू इंक्रीज solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water, the bottles are sealed under high pressure. The bottles are sealed under high प्रेशर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। सेकंड, इन लंग्स, हमारे फेफड़ों में, लंग्स के अंदर जहाँ ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे होती है उसी की वजह से वो डिजोल्व होती है ब्लड में। इन लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व कर दी जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। बिटवीन लंग्स एयर एंड ब्लड occurs due to their different partial pressures। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है, इसलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, जबकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, लंग्स में कम होता है, तो वो वहाँ से निकल आती है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हेनरीज लॉ की है। तो अभी तक का जो हमारा टॉपिक हुआ उसमें हेनरीज लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हम लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम obviously it involves chemical reactions, a state in which no further change in composition of the reactant, a state, this is also a state but it will involves chemical reaction। वहाँ पर आपका फिजिकल स्टेट में चेंज था, कोई रिएक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ रिएक्शंस होंगी। a state in which no further change in composition of reactant and product takes place with time। कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर remains same। टेम्परेचर एंड प्रेशर remains कांस्टेंट। टेम्परेचर प्रेशर में अगर चेंज नहीं करते हैं तो कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और एट केमिकल इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward
reaction. Rate of forward reaction is always equal to rate of backward reaction. This is our chemical equilibrium. For example लेते हैं, एक reaction है N2 plus 3H2 produce 2 ammonia. Now here there is two reactions. The first reaction is nitrogen plus 3 hydrogen change into ammonia. This is my forward reaction, and at the same time one more reaction takes place, which is ammonia change into nitrogen and hydrogen. Now this is backward reaction. So at equilibrium, rate forward reaction is always equal to rate of backward reaction. दोनों सेम रेट पर, जिस रेट से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया प्रोड्यूस करती है, उसी रेट से अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं. मतलब देयर विल बी नो चेंज इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया कंपोजिशन. तो उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है. तो दिस इज अवर chemical equilibrium. There is two types of chemical equilibrium: homogeneous and heterogeneous. Homogeneous equilibrium, a chemical equilibrium in which all the reactant and products are in same phase. In which a chemical equilibrium in which all the reactant and products are in same phase. Same phase मतलब either they are solid, liquid or gas. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 अमोनिया. Here nitrogen is gas, hydrogen is gas, ammonia is also gas. All the reactant and products are in gaseous state. All are in same phase. या तो सारे solid हो, या सारे liquid हो, या सारे gas हो, same phase में है, then it is called homogeneous equilibrium. एंड हेट्रोजीनियस, आप समझिए होंगे. अब हेट्रोजीनियस क्या होगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेजेस. मतलब सेम फेज में नहीं, चाहे एक भी आपका डिफरेंट फेज में हो. ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेजेस. For example, calcium carbonate when heated produce calcium oxide and carbon dioxide. Now calcium carbonate is solid, calcium oxide is solid, but carbon dioxide is gas. Now they are in different phases, so it is heterogeneous equilibrium. It is heterogeneous equilibrium. तो ये हमारे chemical equilibrium two types, physical and होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट, a reaction involves gaseous component. Equilibrium can be attained only in closed vessel, especially for reactions which involves gaseous reactant और प्रोडक्ट. जिसमें गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, वो क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है. अदरवाइज आपकी गैसेस एस्केप हो जाएंगी और आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया जा सकेगा. सेकंड, इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक प्रोसेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक प्रोसेस? इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, रुकती नहीं है प्रोसेस, बट टू अपोजिंग प्रोसेस कंटिन्यू विद सेम रेट. तो
डायनामिक प्रोसेस का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक। हमें लगता है कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन अभी भी चल रही है, लेकिन दो अपोजिंग प्रोसेस है और एट सेम रेट से चलती हैं। इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। थर्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, मतलब जैसे हमने लिया था नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 अमोनिया। जिस स्टेज पर आपका इक्विलिब्रियम यहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर हम अपोजिट चले, अमोनिया से रिएक्शन को स्टार्ट करें, इट विल प्लीज प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो उसी स्टेज पर इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट विल रिमेन सेम, चाहे हम रिएक्टेंट साइड से रिएक्शन को स्टार्ट करें या हम प्रोडक्ट साइड से रिएक्शन को स्टार्ट करें। इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, observable properties remain constant at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती हैं एट इक्विलिब्रियम। फिफ्थ पॉइंट, कैटलिस्ट increase rate of forward as well as rate of backward reaction equally। कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करता है एंड हैंस do not change the position of equilibrium। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, बट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन अर्लियर। जो इक्विलिब्रियम वहीं पर आएगा, लेकिन वो थोड़ा जल्दी आएगा, सेट हो जाएगा। जो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में सेट होना है, कैटलिस्ट डालने पर वो 1 मिनट में 2 मिनट में सेट हो जाता है। दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ये हम अपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ ही चुके हैं। और सेवंथ, इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। जो सिंबल है इक्विलिब्रियम का आप देख ही चुके होंगे, डबल एरो हमारा ये सिंबल होता है। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप्स हमने आज इसकी कंप्लीट की हैं। अब उसके बाद में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।